Hello friends, welcome to our channel Dream UPSC. So this is the lecture 4 of Ancient History series. इससे पहले 3 लेक्चर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लें, फिर आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है एडवेंट ऑफ आर्यंस इन 1500 BC। इससे पहले हम लोगों ने चालुक्य कल्चर देखा था, उससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था। तो चलिए देखते हैं। तो वेयर डिड दे केम फ्रॉम? दे मीन्स आर्यंस। They came from Central Asia, which was a part of Southern Russia during USSR. It means USSR जो है वो disintegrate हो गया 1991 में। So during USSR जो Central Asia के वो parts जहाँ से कि आर्यंस आए थे, it was a part of Southern Russia. Also known as Steppes grassland, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Where did they came from? So why did they came from basically? So they were nomadic and pastoralists. Nomadic means wanderers जो इधर उधर घूमते रहते हैं। So basically अगर ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे तो they were in search of something, कुछ ढूंढ रहे होंगे वो लोग। So they were searching grasslands because cattle was their greatest wealth. तो जो कैटल है वो उनका ग्रेटेस्ट वेल्थ था, जिनके लिए ग्रासलैंड सर्च करने के चक्कर में वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्यंस स्लैश हु वेयर द आर्यंस। कुछ भी पूछा जा सकता है, हु वेयर द आर्यंस। सो दे वेर नॉट द रेशियल ग्रुप, नॉट एथनिक ग्रुप, नॉट रिलीजियस ग्रुप, बट दे वेर द लिंग्विस्टिक ग्रुप। जस्ट बिकॉज इसका डेफिनेशन जो है वो भी यही शो करता है कि आर्यन नेम ओरिजिनली गिवन टू द पीपल हु वेर सेड टू स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, और ऐसा प्री हिस्टोरिक टाइम में माना जाता था डेट दे केम फ्रॉम ईरान। सो वो लोग ईरान के साइड से आए थे, ऐसा माना, मतलब दे यूज्ड टू लिव इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन ईरान एंड दे वे स्पीकिंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आर्यंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आर्यन स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया बाय 1500 BC, जो कि हम लोगों ने पहले देखा। दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बहुत सारे ट्राइब्स, नॉट अ सिंगल ट्राइब। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आगे इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। सो दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। स्टेपीज ग्रासलैंड हम लोगों ने डिस्कस किया। दे वे नोमेडिक एंड पेस्टोलेट्स। नोमेडिक मीन्स वांडरर्स जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, एंड पेस्टोलेट्स मीन्स इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड। ओके, सो ग्रासलैंड के सर्च में वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। एंड दे वेर ऑलवेज इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड। कैटल वॉज देयर ग्रेटेस्ट वेल्थ। यहाँ पे स्टेपीज ग्रासलैंड का डेफिनेशन है, तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो स्टेपीज ग्रासलैंड आर अ लार्ज एरिया ऑफ अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड, जहाँ पे कि फॉरेस्ट नहीं होते। सो अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया। ओके, सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ आपको तो यहाँ पे आप वैसे डेफिनेशन देख सकते हो, बट स्टेपीज आर अ लार्ज एरिया ऑफ अनफॉरेस्टेड लैंड, तो फॉरेस्ट नहीं होने चाहिए। एंड वेयर इट वॉज सिचुएटेड? सो इट वॉज सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया। नाउ यहाँ पे देखते हैं द टर्म आर्यन, क्योंकि यहाँ पे इसे ढक गया तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। द टर्म आर्यन स्टैंड टू फॉर अ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विच स्पोक आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ओके, आर्यंस वर एबल टू ओवरपावर इंडिजिनियस इंडियंस। इंडिजिनियस इंडियंस मीन्स जो लोग इंडिया में पहले से रहते थे। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि वो लोग इंडिया आए 1500 BC के अराउंड। सो पहले से जो इंडिया में रहते थे दे वेर एबल टू ओवरपावर्ड, मतलब सप्रेस कर, मतलब कि उन लोगों को डोमिनेट कर रहे थे ये लोग। कॉल्ड एज द्रविडियंस। तो द्रविडियंस किसको कहते हैं हम लोग? तो इंडिजिनस इंडियंस को, जो कि पहले से इंडिया में रहते थे। कैसे वो लोग इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे? सो ड्यू टू द यूज़ ऑफ हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स, मतलब रथ जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। सो दे वर यूजिंग हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स विच प्रोवाइडेड स्विफ्टनेस टू द आर्मी। तो यहाँ पे जैसे कि हॉर्सेस की बात हुई तो हम लोगों ने हॉर्सेस के बारे में इंडस वैली में भी बात किया था कि एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे कि एक एनिमल जॉ पाया गया था, जो कि माना जाता था कि हॉर्स का है, और ये लोग हॉर्सेस पे राइड करते थे, या हॉर्सेस वेयर नोन टू इंडस पीपल। लेकिन बाद में जाके ऐसा पता चलता है कि हॉर्सेस वेयर नॉट एट ऑल नोन टू इंडस पीपल। सो ऐसा वो कौन सा प्लेस था जहाँ पे कि एनिमल जॉ फाउंड हुआ था? आई वेरी वेल नो कि आपको अच्छे से याद नहीं होगा, बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर जब आप लोग इस लेक्चर्स को देख रहे हो तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ इसे रिवाइज़ करो। अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो यहाँ पे जो ये नोट्स आप देख रहे हो जिससे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सो बेसिकली अगर आप इसे नोट डाउन अपने नोट्स में कर रहे हो तो
प्लीज़ उस नोट्स को रिवाइज़ करो। आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करके कुछ नहीं कर रहे हो। मैं बेसिकली नोट्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आप चाहो तो किसी और बुक से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बट कोई भी बुक आप, चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट करो, चाहे तमिलनाडु बुक की बोर्ड की बुक्स पढ़ो, तो किसी भी बुक में आपको ऐसा फील नहीं होगा दैट एनी टॉपिक हैज़ बीन लेफ्ट अनटच्ड। सो हर एक टॉपिक को एक्सक्लूसिवली कवर किया गया है। तो प्लीज़ अगर आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो इसे आप रिवाइज़ करो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले आप नोट्स पढ़ो, उसके बाद ही कोई आप बुक पढ़ो। सो आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि द रीज़न वाज सुरका तोड़ा। सो यहीं पे एनिमल जॉ फाउंड किया गया था। इट इज़ समवट हेयर इन द गुजरात। सो यहाँ पे हमारा सुरका तोड़ा है और यहीं पे पाया गया था एक एनिमल जो कि बाद में पता चला कि वो हॉर्स का नहीं है। सो प्लीज़ रिवाइज योर लेक्चर्स। एट द एंड ऐसा होगा कि आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लोगे बट आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आपको पूरे टाइमलाइन जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले आपको पता है पहले हम लोगों ने स्टोन एज देखा। ओके, सो पहले हम लोगों ने स्टोन एज देखा, फिर हम लोगों ने फिर हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर हम लोगों ने आईवीसी देखा कि व्हाट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आईवीसी। फिर आईवीसी के वेरियस साइट्स को देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने चालकोलिथिक कल्चर को देखा। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस के बाद वी विल स्टार्ट वैदिक पीरियड। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू राइज ऑफ 16 महाजनपथ्स, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मगध। सो बेसिकली जो टाइमलाइन है एंशिएंट हिस्ट्री का उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में याद करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, रिमेंबर करते जाओगे, तो एट द एंड आपके पास नोट्स नहीं भी रहे फिर भी यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि आपको टाइमलाइन पता है कि कैसे कैसे। जब भी आप स्टोन एज पे आओगे तो आपको याद रहेगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक के 3 पार्ट्स थे, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। सो सिमिलरली ऐसे ही आपको इवेंट्स याद आते जाएंगे और आपने उनमें जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद आता जाएगा। सो अगर आप नोट्स बना रहे हो इससे तो प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स ऑन द वेरी सेम डे और द नेक्स्ट डे, क्योंकि वीडियोस ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड होते हैं तो आपके पास एक दिन का टाइम रहता है। तो अगर आप चाहो तो नोट्स रिवाइज करके जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हो उससे वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं आप या तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सो अगर आप जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे तो आप पूछोगे नहीं, तो ऐसे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अगर आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो तो ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स। ये बहुत ही ईजीली, मतलब आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा दैट आर्यन स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया बाय 1500 BC। सीधा समझ आ रहा है कि आर्यंस जो है वो 1500 BC में इंडिया आना स्टार्ट किए। दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स के थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑल्सो नोन एज स्टीपीज ग्रासलैंड। दे वे नोमैडिक मीन्स वांडरर, पेस्टोलेट्स मीन्स इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड। सिंपल सा लैंग्वेज में नोट्स बना हुआ है और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कि यहाँ पे अनटच्ड मतलब छोड़ दिया गया। सो बेसिकली आप रिलाई कर सकते हो इस नोट्स पे। एंड इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो तो आप उससे नोट्स बना सकते हो। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो दे यूज्ड सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स विच इंक्लूडेड हेलमेट्स एंड वेस्ट, जो कि जो आर्मी मैन होते हैं या फिर फाइटर्स होते थे उस टाइम के, वो पहनते थे। Soon after their arrival, Aryans started composing Ved in Sanskrit language. So Rigved was their first oral form composition. Rigved सबसे पहला है, हमें पता है। It is considered as the most important source of information about early Vedic Aryans और early Vedic period. So early Vedic Aryans या early Vedic period के बारे में जो ये ऋग्वेद है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड से। सो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम है आप लोगों को समझाने के लिए कि स्टीपीज़ कहाँ से कहाँ तक है। तो लास्ट स्लाइड में अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हंगेरी में वेस्ट से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स टू मंचूरिया इन द ईस्ट, बीच में यूक्रेन और सेंट्रल एशिया। सो सिमिलरली ये डायग्राम उसी पे बेस्ड है, ये जो मैप आप देख रहे हो। तो बेसिकली हंगेरी यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारे स्टीपीज स्टार्ट होता है, देन यू हैव सीन यूक्रेन, देन सेंट्रल एशिया एंड लास्ट में हमारा मंचूरिया। सो बेसिकली दिस इज़ द एरिया विच कवर्स स्टीपीज़। वहाँ पे उसके वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज लिखे हुए हैं, तो आप वो भी याद रख लेना। सो फ्रॉम हंगेरी इन द वेस्ट टू यूक्रेन होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए
and then finally ends at Manchuria. Okay. Now this is something really important. यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करने हैं. 7 rivers of this period, it means अर्ली वैदिक पीरियड. अब हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है 1500 to 1000 BC. सो 7 रिवर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस टाइम के, तो उनका पहले नाम ये था, अब उनका नाम ये हो गया है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु, अब नाम चेंज होके इंडस हो गया है. विताष्टा झेलम, अस्किनी चेनाब, पाड़ुसनी रवि, विपासा ब्यास, सुतुद्री सतलज, एंड नदी तरना या नदी ताना सरस्वती. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाले नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो आपको ये नाम कैसे भी याद करने, चाहे आप लिख के याद करो, बोल के याद करो, चिल्ला के याद करो, दूसरे को सुना के याद करो, कैसे भी आप याद करो, बस ये नाम आपको याद होने ही चाहिए. तो ये आपको याद करना ही करना है. सो सिंधु इंडस, विताष्टा झेलम, अस्किनी चेनाब, पाड़ुशनी रवि, विपासा ब्यास, सुतुद्री सतलज, नदी तरना सरस्वती. सो 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, बस आपको ये नाम याद होने चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले हम लोग जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो सबसे पहले हम लोग उनका इकोनॉमी देखेंगे, देन वी विल सी द पॉलिटी, देन वी विल सी सोसाइटी, एंड देन वी विल सी एक रिलीजियस या रिलीजन. ठीक है, तो ये चारों एस्पेक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो जाएगा. सिमिलरली इन द लेटर वैदिक पीरियड में भी हम लोग इन चारों एस्पेक्ट्स को देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका इकोनॉमी. तो जैसा कि आपको पता है कि वैदिक पीरियड के टाइम पे उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो कैटल था. वीट एंड बार्ले वाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो वीट को वो लोग बोलते थे गोधुम एंड बार्ले वाज नोन एज यवा. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द कम्युनिटी. सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि कैटल उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट कह सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ कह सकते हो. तो जो भी उनका चीफ होगा, मतलब राजन होगा या राजा होगा जो भी, तो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, वॉज टू ऑर्गेनाइज बैटल करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैटल को सिक्योर कर लेना है, टू सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ कैटल. अब कैसे पता चलता है कि इनके लिए कैटल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो ऋग्वेद में है वो बहुत टाइम ऐसा है जहाँ पे कि कैटल, इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल इज़ हाईलाइटेड थ्रू मेनी टर्म्स. जैसे गविस्थी का मतलब सर छोड़ काउस, गोप मतलब काउ, गोप जन्य मीन्स मास्टर ऑफ काउ. सो बेसिकली ये कुछ नेम्स हैं, टर्म्स हैं जो कि ऋग्वेद में यूज हुए हैं, विच शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल ड्यूरिंग दैट टाइम. सो उनका जो चीफ है, मतलब कि राजन कह सकते हो बेसिकली, सो उनका मेन फंक्शन था वॉज टू ऑर्गेनाइज बैटल एंड टू सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ कैटल, बिकॉज देयर मेन वेल्थ वॉज, इकोनॉमिक वेल्थ वॉज कैटल. आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होगे. Moving forward, tax system during early Vedic period. There was no formal system of taxation. It means कि ऐसा कुछ नहीं था that it has been decided कि अगर आप इतना earn कर रहे हो then you have to pay 10% of your taxes. Then अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो 15% of your taxes. There was no such system or formal system of taxation and people contributed voluntarily. मतलब अपनी मर्जी से लोग जितना दे सकते थे अपने चीफ्टियन ऑफ द कम्युनिटी को देते थे इन द फॉर्म ऑफ भाग और बलि. भाग क्या होता है, जैसे 1/4 हुआ तो 1/4 भाग या 1/3 भाग, समथिंग लाइक दैट. सो इन द फॉर्म ऑफ भाग और बलि वो जो है अपने सोसाइटी कम्युनिटी के जो चीफ होते थे उनको वो लोग वॉलंटियरली इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस पे करते थे. Now coming on to polity, तो polity, Varajan was the most important functionary and he was chieftain of the community. तो ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया chieftain. In all his political functions, he was assisted by 3 political assemblies which are as follows. 3 political assemblies हैं ऐसे बनाए गए थे जो कि उनको असिस्ट करते थे उनके political functions में, जिनमें कि सबसे पहला है सभा, समिति एंड विधाता. So basically सभा was an exclusive member, exclusive assembly. Exclusive means there was less members. Everyone was not allowed to attend the meeting in the Sabha. So it was exclusive assembly, mainly consisted of elders from both the genders. यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि male and female both were the members of Sabha. It was most important and most decisive. It means इनका जो decision था वो most important था उस टाइम पे. So most decisive assembly जो था वो था सभा. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो समिति की अगर बात करते हैं तो इट वॉज इंक्लूसिव असेंबली. इंक्लूसिव मीन्स मोस्ट ऑफ द
people were the member of this assembly. So it was an inclusive assembly with a large number of members, but women were not members of this assembly. So women जो हैं वो समिति के members नहीं थे. So ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि women's were the members of सभा, समिति, विधाता, A and B, A and C. So इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो women सभा के मेंबर थे, समिति के मेंबर नहीं थे. एंड विधाता, द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस असेंबली वॉज नॉट क्लियर. इनका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो क्लियर नहीं है. बट इट टुक डिसीजंस रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. दो इट वॉज अ लिमिटेड मेंबर असेंबली, बट बोथ मैन एंड वुमेन वेयर पार्ट ऑफ दिस असेंबली. तो वुमेन विधाता की भी मेंबर थी, वुमेन सभा की भी मेंबर थी, बट दे वर नॉट द मेंबर्स ऑफ समिति. सो यहाँ वुमेन जो है वो समिति की मेंबर्स नहीं थी. सो मूविंग ऑन, तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्यन ट्राइब ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेनी ट्राइब्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो कि आर्यंस थे. सो वन सच आर्यन ट्राइब ऑफ दिस टाइम वॉज भारत, रूल्ड बाय किंग सुदास. सो रूल्ड बाय सुदास, उनके ट्राइब का नाम भारत था. सुदास गेव कन्वर्टेड पोजीशन टू हेड प्रीस्ट टू वशिष्ठ ऋषि. सो इन्होंने वशिष्ठ ऋषि को हेड प्रीस्ट का पोजीशन दे दिया इंस्टेड ऑफ विश्वामित्र, जिसकी वजह से ही फील ह्यूमिलेटेड एंड ही वॉज ऑल्सो ह्यूमिलेटेड बाय दिस इंसिडेंट. विश्वामित्र परसुएडेड 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यन राजन्स. यहाँ पे आप ये चीज़ समझो, 5 आर्यन मीन्स विच केम फ्रॉम स्टीपीज ग्रासलैंड, सेंट्रल एशिया से जो लोग आए हुए थे. सो 5 आर्यन राजा को और 5 नॉन आर्यंस राजा को इकट्ठा किया विश्वामित्र ने, क्योंकि ही फील ह्यूमिलेटेड, क्योंकि हेड प्रीस्ट का जो पोजीशन है वो वशिष्ठ ऋषि को दे दिया गया था. एंड ही वाज आल्सो ह्यूमिलेटेड इन द सभा. सो बेसिकली इन्होंने इकट्ठा किया 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यन राजन को. अ बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पारुसनी. इसलिए मैं आपको कहता था कि वो नाम आपको याद रखना है. तो पारुसनी जो है वो रिवर का ओल्डर नेम है, अभी उसका नाम है रवि. सो अ बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुसनी इन विच सुदास जो है उन्होंने कंबाइंड मतलब डिफीट किया. ये जो 10 राजन थे इनको कंबाइंडली सुदास ने अकेले ही डिफीट कर दिया. सो सुदास डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ 10 राजन. फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स ऑल द टेरिटरी रूल्ड बाय सुदास केम टू बी नोन एज भारतवर्ष. सो भारतवर्ष कहलाने लगा वो सारा टेरिटरी विच वॉज रूल्ड बाय सुदास, और सुदास ने अकेले ही कंबाइंड 10 किंग्स को हरा दिया. The defeated people were made slaves basically. Defeated Aryans were known as Das and defeated non-Aryans were known as Dasyu. क्योंकि आपको पता है कि 5 आर्यन किंग्स थे, 5 नॉन आर्यन किंग्स थे. तो जो डिफीटेड पीपल वे मेड स्लेव्स और जो आर्यंस थे उनको दास बुलाया जाता था, एंड जो नॉन आर्यन किंग्स थे उनको दस्यु. मेनी अ टाइम्स द दास वेर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट, लाइक ऑफिशियल पोजीशन उनको दे दिया, मैट्रिमोनियल अलायंस उनके साथ कर लिया, बट दस्यु वेर हेविली डिस्क्रिमिनेटेड. In Rigved, the mass killing of Dasyu is mentioned as Dasyu Hatya. Moving on to society, during early Vedic period, the society was organized on the lines of profession, which included priestly class, warrior class, and trader peasant class. The society included Jana, that is community, Vis means clan, then Kul means family, most important unit था उस टाइम का कुल, and head of Kul is Kulapa, which was eldest male member of the family. तो इससे क्या पता चलता है? society was patriarchal in nature. तो society was patriarchal in nature and women were accorded high respect in the society. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि सभा और विधाता की मेंबर्स वुमेन थी, हालांकि समिति की नहीं थी, बट सभा एंड विधाता की मेंबर्स वुमेन थी. And they were and this was because they were accorded high respect in the society, though society was patriarchal. तो women's के rights क्या क्या थे? They had political rights, they were members of Sabha and Vidhata, and educational rights. Women were allowed to participate in all educational discourses. Wife of Agast Rishi, Lokmudra, was created one of the intellectual of this time. तो ये एक example है that they were allowed to participate in all educational डिस्कोर्सेज एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम लोगों ने तो डिस्कस कर ही लिया. नो, अगर मैरिज की हम लोग बात करते हैं तो देयर वाज नो सच एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज का ऐसा हम लोगों को कोई एविडेंस इस टाइम पे नहीं मिला है. और अंडर गंधर्व विवाह व्यवस्था, सो ये कैसा विवाह व्यवस्था है? इट इज़ समथिंग मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग अस विच इज़ लव मैरिज.
सो इन दिस बोथ men and women कैन चूज़ देयर स्पाउस फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, तो फ्रॉम द सेम कम्युनिटी दे कैन चूज़ देयर स्पाउसेस। तो अगर आप लोगों को भी ये लव मैरिज करना हो तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो दैट यू वांट टू डू गंधर्व विवाह व्यवस्था। अगर उन लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड नहीं पढ़ा होगा, दे माइट एग्री ऑन योर टर्म्स। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, now we will see the religious affairs during early Vedic period. So at this point of time they were personified elements of nature into God. So nature को वो लोग God की तरह पूछते थे. As such many important deities emerged. तो इंद्र, he was the most important divinity mentioned more than 250 times in ऋग्वेद। ये क्वेश्चन एक बारी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है कि इंद्र नाम जो है वो मोर देन 250 टाइम्स ऋग्वेद में मतलब यूज़ किया गया, and it was the most important divinity. He was considered as god of rain and thunder, ये तो हम लोगों को पता ही है. He was also known as पुरंधर, which means breaker of forts. तो जो मड फोर्ट्स होते हैं वो आपको पता है कि जब भी बहुत तेज़ बारिश होती है तो इट गेट डिस्टॉर्टेड और ब्रेक्स डाउन. सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज पुरंदर, विच मीन्स ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स. ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंद्र नाम जो है वो मोर देन 250 टाइम्स यूज़ हुआ है ऋग्वेद में. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी वॉज अग्नि, मेंशन्ड मोर देन 200 टाइम्स. ही इज़ गॉड ऑफ फायर, आपको पता ही है, एंड कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गॉड. मूविंग ऑन, Varun. So Varun, he was the third important divinity. He is god of water, आपको पता है. His original function was to maintain cosmic balance. And fourth पे आते हैं तो मित्र और मारुत. तो जैसा कि आप देख सकते हो basically nature is being worshipped. So basically you can see कि nature is being worshipped. सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंद्रदेव, which is mentioned more than 250 times. Then Agnidev, which is mentioned 200 times. Then Varun Dev, which is the god of वाटर. उसके बाद हम लोगों ने देखा वरुण देव, विच इज़ गॉड ऑफ वाटर. एंड लास्ट वन मित्र और मारुत, विच इज़ गॉड ऑफ एयर. सो अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल डिविनिटीज एक्सेप्ट सन and female divinities Aditi, Usha and Savitri was also worshipped. The mode of worship was through offering sacrifice and recitation of mantras. The objective of worship was material gain and it was not for spiritual growth. So यहाँ पे हमारा early Vedic period खत्म होता है. Now thank you so much for watching the video. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी अगली नेक्स्ट लेक्चर परसों अपलोड हो तो आपकी वो लेक्चर्स मिस आउट ना हो. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.